आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 2। बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देखिए, जितनी भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, इट मींस सीपीयू को छोड़ करके बाकी सभी डिवाइसेस हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में रखी जाती है। सबसे पहली हमारी डिवाइस है माउस। अगर मैं बात करूं माउस की, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और इसके बेसिकली तीन मेजर टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस, सेकंड इज ऑप्टिकल माउस एंड थर्ड इज टच पैड माउस। मैकेनिकल माउस काफी टाइम पहले देखने को मिलते थे, जिनके नीचे की तरफ एक छोटी सी गेंद यानी कि बॉल लगी हुई आती थी। जैसे जैसे हम माउस को मूव करते थे, वो बॉल भी फ्रिक्शन की वजह से मूव करती थी और उस बॉल के मूव होने की वजह से हमारा माउस का कर्सर भी मूव होता था। बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कोई ना कोई ऐसी चीज जो लेंस से जुड़ी हुई हो। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको लेंस देखने को मिल जाता है। इसमें लिखा हुआ है इनमें लेजर लाइट के साथ साथ लेंस का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स आप लोगों के जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, उनके नीचे की तरफ आप लोगों को एक लेजर लाइट देखने को मिलेगी, जहां पे एक छोटा सा लेंस भी लगा हुआ होगा। बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, यानी कि टच पैड के बारे में। ये टाइप के माउस आमतौर पर हम लोगों को लैपटॉप के अंदर देखने को मिलते हैं और इनको अपनी उंगली से आप लोगों को चलाना होता है। चलिए बात करते हैं सेकंड पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर केवल क्वेटी कीज देखने को ही मिलती है, या कह सकते हैं क्वेटी कीबोर्ड ही देखने को मिलता है। क्वेटी कीबोर्ड हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है। इसके अंदर 102 से लेकर के 108 कीज तक होती है। वहीं अगर बात करें मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर क्वेटी कीज के साथ साथ मल्टीमीडिया कीज भी देखने को मिलती है। मल्टीमीडिया कीज होती है जैसे कि प्ले बटन, पॉज बटन, स्टॉप बटन, एटसेट्रा। इन कीबोर्ड के अंदर 102 से लेकर के 128 कीज तक देखने को मिलती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कीज, और टाइप्स ऑफ कीज के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है एस्केप की। एस्केप की हमारी मोस्ट पावरफुल की होती है कीबोर्ड की। यदि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पहुंचने के बाद में वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता हम लोगों को नहीं मिल रहा, तो हम लोग एस्केप की मदद से उस सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकते हैं। बात करें फंक्शन कीज की, आप लोगों को कीबोर्ड के ऊपर की तरफ F1 से लेकर के F12 तक की काफी सारी कीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये F1 से लेकर के जो F12 तक की कीज होती है, इन्हीं को हम लोग फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अल्फाबेटिकल कीज की। अल्फाबेट कीज ए से लेकर के जेड तक होती है। न्यूमेरिक कीज होती है आप लोगों की 0 से लेकर के 9 तक का, या कह सकते हैं 1 to 9 और उसके बाद में 0। बात करें कंट्रोल कीज की, तो कंट्रोल कीज के अंदर कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट ऐसी कीज आती है। कंट्रोल कीज को हम लोग मॉडिफायर कीज के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं टॉगल कीज के बारे में। टॉगल कीज वे कीज होती है जो ऑन या ऑफ होती है, जैसे कि हम लोग कैप्स लॉक को ऑन भी कर सकते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेविगेशन कीज के बारे में। नेविगेशन कीज को हम लोग डायरेक्शन कीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, या फिर पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सभी कीज देखने को मिलती है। बात करें पंचुएशन कीज के बारे में, जितनी भी हमारी सिंबल कीज होती है या सिंबॉलिक कीज कह सकते हैं, वे सारी की सारी कीज हमारी पंचुएशन कीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर के भी अपने दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है हमारे पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट मतलब प्रभावशाली। देखिए अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा प्रिंटर है जो कि प्रिंट करते वक्त कागज को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि पिन से छेद करना इत्यादि, जिसके कारण हम उस कागज को दोबारा पीछे की तरफ से प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन सभी प्रिंटर्स को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये प्रिंटर्स प्रिंट करते वक्त कागज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है,
एग्जाम्पल में लिखा हुआ इम्पैक्ट प्रिंटर के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एटसेट्रा। वहीं अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर। एक हमारे पास में प्लॉटर नाम के भी प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर प्रिंटर जो होते हैं वो आप लोगों के एचडी फ्लैक्स प्रिंट करने के काम में आते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बैनर्स आप लोगों ने देखे होंगे, उन बैनर्स को प्रिंट करने का काम कौन करता है? प्लॉटर करता है। चलिए बात करते हैं मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर्स के भी हमारे चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है सीआरटी, सेकेंड इज एलसीडी, थर्ड इज एलईडी एंड फोर्थ इज टीएफटी। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ये पुराने टाइप के मॉनिटर्स होते थे, जैसे पुराने टाइप के ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन टाइप के जो मॉनिटर्स आते थे उनको हम लोग सीआरटी मॉनिटर्स कहते थे। नेक्स्ट आ जाता है एलसीडी। एलसीडी मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आ जाता है एलईडी। एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड। एंड नेक्स्ट आ जाता है टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो मॉनिटर हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं एलईडी वाले, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड वाले। इसका सबसे मेन कारण है कि इनकी लाइफ काफी अच्छी होती है, बड़े आराम से 10 से 15 साल तक ये चल जाते हैं और साथ ही साथ बिजली की खपत यानी कि कंजप्शन भी काफी कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक नोट आ चुका है। ये सभी इनपुट और आउटपुट यंत्र तार वाले और बिना तार वाले, यानी कि ये सभी डिवाइसेस तार वाले और बिना तार वाले दोनों तरीके की हो सकती है। जो तार वाली हमारी डिवाइसेस होंगी उनको वायर्ड और जो बिना तार वाली होगी उनको वायरलेस डिवाइसेस कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर भी थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैंड एंड स्कैनर, सेकंड इज फ्लैट बेड स्कैनर एंड थर्ड इज ड्रम स्कैनर। हैंडल्ड स्कैनर दिखने में काफी छोटे होते हैं, सस्ते भी होते हैं और इनको हाथों में पकड़कर तब स्कैनिंग की जाती है। ये दिखने में ऐसे मान लीजिए जैसे कि कोई ट्रिमर मशीन हो, दाढ़ी बनाने वाली ट्रिमर मशीन। आप लोगों ने इनको ज्यादातर शॉपिंग मॉल के अंदर देखा होगा। जब हम कोई भी चीज वहां से परचेज करते हैं तो उस पे एक टैग लगा होता है, जैसे कि कोई बारकोड टैग। उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर से एक लेजर निकलती है, जैसे ही बारकोड के ऊपर वो लेजर पड़ती है उसके बाद में बारकोड स्कैन होकर के उसका बिल कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये एक एग्जांपल था हैंडहेल्ड स्कैनर का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। आकार में काफी बड़े होते हैं, महंगे भी होते हैं। इनमें कागज को स्कैनर की समतल सतह पर रखकर तब स्कैनिंग की जाती है। आमतौर पर आज के समय में सबसे ज्यादा स्कैनर यही वाले देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई फोटोकॉपी मशीन। उसका ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर एक कांच की ट्रे लगी होती है, जिसके ऊपर हम लोग कागज को रखते हैं और कागज स्कैन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के स्कैनर को हम लोग फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। थर्ड है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर मध्यम आकार के होते हैं, काफी महंगे होते हैं। इनके अंदर गोल घूमने वाला ड्रम लगा होता है, जिस पर कागज को गोल गोल घूमकर स्कैन किया जाता है। ये स्कैनर ज्यादातर हैवी ड्यूटी के लिए बने होते हैं। इनका इस्तेमाल वहां होता है जहां स्कैनिंग का काम भी ज्यादा होता है। बात करते हैं आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ अन्य स्कैनर, जैसे कि ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये हमारे हाथों से लिखी हुई किसी भी चीज को ऐसे कन्वर्ट कर देगा जैसे कि इसको हमने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया है। इन स्कैनर्स को ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। इसको हम लोग हैंडराइटिंग पहचानने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं ओएमआर की। ओएमआर आप लोगों ने कई बार एग्जामिनेशन हॉल में सुना होगा, जहां पे आपको एक शीट दी जाती है जिसके अंदर आप लोगों को आंसर्स को गोले गोले भर करके लगाना होता है। उन शीट्स को रीड करने के लिए हम लोग ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि स्कैन करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैलकुलेट अपने आप से कर देता है, जैसे कि कितने सही आंसर्स है, कितने गलत आंसर्स है, और सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ तक कि टोटल भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। बात करते हैं एमआईसीआर की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इनको हम लोगों ने ज्यादातर बैंक्स के अंदर देखा होगा, जब हम लोग चेक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चेक के नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं, वो एक मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं।
यानी उस इंक के अंदर मैग्नेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इसी प्रकार के नंबर्स को या टेक्स्ट को रीड करने के लिए MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड बन चुका है। इनको आमतौर पर हम पेमेंट के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यूआर कोड को एक जापानीज कंपनी डेंसो वेव ने बनाया था 1994 में। इनको स्कैन करने के लिए आमतौर पर हम अपने मोबाइल फोन का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी जितनी भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती है उन सभी को कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं माउस के बारे में। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब कि माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिकल वर्ड इज रिलेटेड टू लेंस। यानी कि जहां भी आप लोगों को ऑप्टिकल वर्ड देखने को मिलेगा वो वर्ड लेंस से रिलेट करता है। इट मीन्स वहां पर लेंस का कोई ना कोई काम जरूर हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट है वी कैन कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ माउस मूवमेंट। जैसे जैसे हम लोग अपने माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे हमारा कर्सर भी मूव करता है। ये कर्सर हमारे हल्के से माउस को मूव करने पे कितना मूव होता है या होना चाहिए, इस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वी कैन चेंज द कलर एंड डिजाइन ऑफ माउस कर्सर फ्रॉम कंट्रोल पैनल। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कंट्रोल पैनल बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे हमारे मोबाइल्स की सेटिंग्स। कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस करने हो तो हमें कंट्रोल पैनल से चेंज करने होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कंट्रोल पैनल की मदद से कर्सर के कलर और डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन कीज ऑफ कीबोर्ड के बारे में। टोटल हमारे पास में 12 फंक्शन कीज होती है, F1 से लेकर के F12 तक। इन सभी फंक्शन कीज का काम सॉफ्टवेयर के हिसाब से कई बार चेंज होता रहता है। हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन कीज को कवर किया है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर इन्हीं सब चीजों के लिए किया जाता है। जैसे कि F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए, F2 का इस्तेमाल फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए या MS एक्सेल के अंदर सेल को एडिट करने के लिए, F3 फाइंड या फिर सर्च करने के लिए। कई बार हम लोग फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस F का भी इस्तेमाल करते हैं। F4 का इस्तेमाल क्लोज या शटडाउन के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑल्ट के साथ में F4 दबाने से हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है या कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन भी हो जाता है। F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F6 ज्यादातर वेब ब्राउजर्स के साथ में इस्तेमाल की जाती है एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए। F7 का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के साथ में किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। F8 का इस्तेमाल विंडो को सेफ मोड में एक्टिव करने के लिए किया जाता है। F9 अपडेट फील्ड के लिए जैसे कि मेलिंग या फिर रेफरेंस टैब के साथ में। F11 फुल स्क्रीन मोड को एक्टिव करने के लिए किया जाता है और F12 का इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि नोटपैड के अंदर। बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर हमारी डिस्प्ले डिवाइस होती है। इसकी क्वालिटी को हम लोग पिक्सल्स की मदद से मापते हैं। पीपीआई इसकी यूनिट होती है, इट मींस पिक्सल पर इंचेस। पिक्सल्स कुछ कलरफुल डॉट्स होती है जो कि स्क्रीन के अंदर इमेज को क्रिएट करने का काम करती है। बात करते हैं कि किसी भी मॉनिटर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी मॉनिटर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग उसकी डायगोनल लेंथ मापते हैं। इट मींस एक कॉर्नर से लेकर के उसके अपोजिट कॉर्नर तक। बात करते हैं प्रिंटर की। देखिए यहाँ पे प्रिंटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट इट मींस सॉफ्ट कॉपी इनटू फिजिकल डॉक्यूमेंट इट मींस हार्ड कॉपी। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डॉक्यूमेंट जिसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट इट मींस पेपर के ऊपर प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसकी भी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोग
रेजोल्यूशन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ डीपीआई इट मींस डॉट पर इंचेस का भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। बात करें डॉट पर इंचेस की, यहाँ पे जो डॉट्स होती है वो कलर्स की डॉट होती है। इट मींस जैसे कि आरजीबी कलर्स यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, या आज के टाइम में प्रिंटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इंक है CMYK। सी मीन्स सियान, CYAN शियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। शियान इंक ब्लू कलर की दिखाई देती है और मेजेंटा इंक कुछ कुछ रेड कलर की दिखाई देती है। बात करें स्कैनर की, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट इट मीन्स हार्ड कॉपी इनटू डिजिटल डॉक्यूमेंट इट मीन्स सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पे स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर के अंदर रखे रहते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसकी भी क्वालिटी को मेजर करने के लिए डॉट पर इंचेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। पर इंचेस मीन्स 1 इंच स्क्वायर एरिया। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। देखिए मेमोरी यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। बात करें सेकेंडरी की तो सेकेंडरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी होती क्या है? मेमोरी कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर करके रख सके। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड एनिमेशन। इट मींस इनमें से किसी भी टाइप का डाटा अगर कोई भी डिवाइस स्टोर करके रख सकती हो, चाहे परमानेंटली या टेम्परेरी, उस डिवाइस को हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी के पहला पॉइंट लिखा हुआ है द डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विद लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट प्रोसेसिंग इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इट मींस जितनी भी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, साथ ही साथ उसके अंदर लेस स्टोरेज कैपेसिटी हो और साथ ही साथ काफी फास्ट तरीके से प्रोसेसिंग कराती हो, उन सभी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द टेम्परेरी और रिमूवेबल मेमोरी विद मोर स्टोरेज कैपेसिटी बट लेस फास्टर देन प्राइमरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी टेम्परेरी होती है, इनको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। इनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी तो काफी अच्छी होती है, लेकिन ये कम फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। इन सभी मेमोरीज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बात करें मैग्नेटिक मेमोरी की, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है हमारी, वो काफी अच्छी मेमोरी कैपेसिटी रखती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव काफी पुराने टाइम पे यूज की जाती थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम 1.44 MB होती है। 1.44 MB इतनी छोटी मेमोरी है कि आज के टाइम में इसमें एक ऑडियो यानी कि सुनने वाला गाना भी नहीं आ पाएगा। बात करें फ्लैश मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी काफी ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेकेंडरी मेमोरीज, जैसे कि ब्लू रे डिस्क या मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल देखिए आप लोगों के सामने फिर से ऑप्टिकल शब्द आया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लेंस का इस्तेमाल जरूर होता है, जैसे कि सीडी और डीवीडी। सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मींस डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम के बारे में। रैम हमारे पास में 3 टाइप्स की होती है और रोम हमारे पास में 4 टाइप्स की होती है। रैम यहाँ पे होती है डी रैम, डायनामिक रैम, एस डी रैम, स्टैटिक रैम और एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैम।
बात करें रोम की, तो फर्स्ट होती है प्रोग्रामेबल रोम, सेकंड होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फोर्थ होती है मास्क रोम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर जब भी हम डाटा को दोबारा किसी नए डाटा को स्टोर कराने के लिए उसको इरेज करना होता है, उस टाइम पे हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। यूनिट्स ऑफ मेमोरी मीन्स अगर हम किसी भी मेमोरी को मेजर करना चाहे तो उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखिए सबसे छोटी मेजरिंग यूनिट होती है बिट। बिट मींस बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट हमारे पास में केवल दो ही होती है, एक जीरो और एक वन। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, जीरो डिनोट करता है कि करंट नहीं है और वन डिनोट करता है कि करंट है। यहाँ पे जीरो और वन केवल और केवल एक सिंबल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वन बिट मेमोरी इतनी छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर एक बार में केवल या तो जीरो को रखा जा सके या केवल वन को रखा जा सके। जब हम 4 बिट को एक साथ मिलाते हैं तो हमको मिलता है एक निबल। निबल मीन्स हाफ ऑफ बाइट, यानी कि बाइट का आधा। जब हम 8 बिट्स को एक साथ मिलाएंगे तो उस टाइम पर हम लोगों को मिलेगा 1 बाइट मेमोरी। इसीलिए निबल को हाफ ऑफ बाइट भी हम लोगों ने अभी बोला था। इसके बाद में 1024 बाइट्स को मिलाने पर 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट मिलता है। 1024 केबी को मिलाने पर 1 एमबी यानी कि 1 मेगाबाइट मिलता है। 1024 एमबी को मिलाने पर गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट को मिलाने पर 1 टेराबाइट। इसी तरीके से 1024 टेराबाइट को मिलाने पर 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट। इसी तरीके से 1024 के पैटर्न को चलते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटेबाइट और जियोपबाइट। आज तक की सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो हमारी है 1 जियोपबाइट। बात करते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। देखिए वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होने अर्थात बिजली कटने पर डाटा को अपने आप मिटा देती है, जैसे कि रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से बिजली कटने पर भी डाटा को सुरक्षित रखती है, जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा। अभी मेमोरी के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। बात करते हैं हाउ मेमोरी वर्क्स इनसाइड सीपीयू। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सीपीयू के यानी कि प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। प्रोसेसर आज के टाइम में मार्केट के अंदर दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक 32 बिट्स प्रोसेसर और दूसरे है 64 बिट्स प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर अगर है तो वो एक बार में 32 बिट इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली प्रोसेस करा सकता है। और अगर हमारा प्रोसेसर 64 बिट्स का है तो इट मींस हमारा प्रोसेसर एक बार में 64 बिट्स इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली प्रोसेस करा सकता है और फाइनल रिजल्ट दे सकता है। बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है जिसके ऊपर हम किसी भी टाइप की फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। बीच में होती है रैम जो कि काफी फास्ट होती है, लेकिन इसके पास में स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम होती है। और बीच में एक लगी होती है कैश मेमोरी। ये काफी छोटी मेमोरी होती है, इसका भी यूज यहाँ पे किया जाता है। सपोज कीजिए हम लोगों ने किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर करा के रख लिया। हम लोगों को वो फाइल प्रोसेस करानी है प्रोसेसर के थ्रू, लेकिन प्रोसेसर की स्पीड काफी फास्ट है और हार्ड डिस्क की स्पीड काफी स्लो है। इसलिए बीच में लगाई गई है एक रैम। रैम क्या काम करेगी, आप लोगों का जो भी डाटा या कह सकते हो फाइल जिसको हमें प्रोसेस कराना है, उसकी एक कॉपी यहां से बना करके उसको लोड कर दिया जाएगा रैम के ऊपर। रैम उस चीज को प्रोसेस कराने के लिए आगे भेजेगी। सपोज कीजिए जो भी फाइल या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में है वो 32 बिट के ना होकर के 34 बिट के है। कैश मेमोरी क्या काम करेगा कि 32 बिट को तो आगे प्रोसेस होने के लिए भेज देगा
और बाकी की बची हुई 2 बिट अपने पास में रख लेगा और वेट करेगा प्रोसेसर के 32 बिट्स को कंप्लीटली प्रोसेस कराने के बाद में फ्री होने का। इसीलिए कैश मेमोरी को वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया भी कहा जाता है। जब हमारा प्रोसेसर 32 बिट को अच्छे से कंप्लीटली प्रोसेस करके वापस कैश मेमोरी के थ्रू रैम तक पहुंचा देगा, उसके बाद में कैश मेमोरी बची हुई 2 बिट्स को आगे की तरफ प्रोसेसर के पास में फॉरवर्ड कर देगी और फिर उसके बाद में वो भी चीज प्रोसेस होकर के रैम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद में जब भी यूजर कंट्रोल एस यानी कि सेव कमांड देगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस चीज को यानी कि उस फाइल को रैम से उठा करके हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर देगा। रैम से उठा करके भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि रैम के ऊपर जो भी फाइल है उसकी कॉपी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर देगा। एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस हाउ मेमोरी वर्क्स इनसाइड सीपीयू। वन मोर थिंग, जब भी कोई मेमोरी से यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी फाइल कॉपी होकर के और यहां पर रैम के ऊपर लोड होगी, इस प्रोसेस को हम लोग लिंकिंग एंड लोडिंग के नाम से जानते हैं।